हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी के लिए। और बायोलॉजी का ये क्वेश्चन ना हर साल पेपर में आता है भाई साहब। 3 नंबर का ये देखने के लिए मिलेगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का देखने को मिलता है। और वो प्रश्न क्या होता है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। आपको प्रूव करना रहता है कि चलिए आप बताइए कि डीएनए हमारा क्या होता है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये आपको प्रूव करना रहता है। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट वाला सवाल होता है, जो कि काफी बच्चे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार सर इसको हम कैसे करेंगे। आप इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक बता देंगे, क्या हम लोग तैयार करके जाएं और वही हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो बिल्कुल हम आज से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर दिए। डेली कोशिश करें कम से कम 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक देके पूरा खत्म करने का। और आशा करते हैं कि आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और बाकायदे आपको 1 शॉर्ट वीडियो और हिंदी का वीडियो, इंग्लिश का वीडियो, प्रॉपर फिजिक्स की वीडियो आपको अपलोड करवा रहे हैं। केवल आपके लिए ये सारी वीडियोस मिल रही है। तो भाई साहब तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे जो सिद्ध किए थे एक नियम था, वो किसका था? हर्षे तथा चेज का पारगमन प्रयोग। जी हाँ, इन्होंने बताया था कि जी हाँ ऐसा सही है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। मतलब आप समझिएगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि सच में डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है, आपको प्रूफ करना है कि हाँ एक्चुअली में डीएनए ही हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है। और इस चीज को प्रूव किसने किया था? तो इसको प्रूव किए थे हर्षे तथा चेज का जो पारगमन प्रयोग था। इसके अनुसार यह सिद्ध किया गया कि जी हाँ डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो हर्षे तथा चेज का पारगमन प्रयोग निम्नलिखित समझाया जा सकता है। यानी कि हर्षे तथा चेज जो वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये बताया, प्रूव किया। पहले उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। सिद्धांत देने के बाद उन्होंने कहा कि जी हाँ डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब इसको बायोलॉजी में लिखना कैसे, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको इसको लिखना कैसे। ये इंपॉर्टेंट वाला एक टॉपिक होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो इन्होंने कुल मिला के 4 स्टेप को समझा था। सबसे पहला स्टेप इन्होंने क्या किया था? जीवाणु भोजी, यानी जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये जीवाणु विषाणु हैं। यानी कि जीवाणु भोजी जो होते हैं वो क्या होते हैं? जीवाणु विषाणु हैं। जो T2 एक जीवाणु भोजी है, जिसमें एक T2 एक नाम है, वो क्या जीवाणु भोजी है जो ई कुलाई को क्या करता है? प्रभावित करता है। सर्वप्रथम एक जीवाणु भोजी होता है जो कि क्या है? जीवाणु विषाणु है। और इसमें जो T2 होता है वो क्या है? एक जीवाणु भोजी है जो ई कुलाई को क्या करता है? प्रभावित करता है। सेकेंड स्टेप में हर्षे एवं चेज ने ई कोलाई को 2 भिन्न भिन्न संवर्धनों माध्यमों में संवर्धित किया। इन्होंने जो ई कोलाई लिया, जो हर्षे तथा चेज ने सर्वप्रथम किसको लिया? ई कोलाई को प्रभावित करने वाला, ई कोलाई प्रभावित करने वाला एक जीवाणु भोजी लिया। और उस जीवाणु भोजी का क्या नाम था? T2 था। क्या था? T2 था, ठीक है। उसके बाद हर्षे और चेज ने 1952 में, कब? 1952 में ई कोलाई को 2 भिन्न भिन्न संवर्धन माध्यमों में क्या किया? संवर्धित किया। और एक संवर्धन माध्यम में है, और एक क्या है? संवर्धन माध्यम में है जो कि रेडियो सल्फर यानी कि S35, व दूसरे संवर्धन माध्यम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो कि P32 डाला। यानी कि उन्होंने ई कोलाई को 2 भिन्न भिन्न संवर्धन माध्यमों में क्या किया? संवर्धित किया। एक क्या है? एक संवर्धन माध्यम है जिसमें एक में क्या है? हम रेडियो एक्टिव सल्फर S35 ले रहे हैं, तथा दूसरे माध्यम में क्या ले रहे हैं? रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32 को हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद रेडियो एक्टिव सल्फर ने सल्फर युक्त अमीनो अम्लों को संबद्ध होकर जीवाणुई प्रोटीन का निर्माण किया, जबकि रेडियो एक्टिव फास्फोरस न्यूक्लियोटाइड से संबद्ध हुई और जिससे न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए का निर्माण हुआ। बात समझना, सर्वप्रथम क्या किया कि T2 एक जीवाणु भोजी है जो कि हर्षे और चेज ने लिया, और जो कि क्या करता है? ई कोलाई को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब बात ये हुई कि हर्षे तथा चेज ने ई कोलाई को 2 भिन्न भिन्न संवर्धन माध्यमों में क्या किया? संवर्धित किया, ठीक ना। एक संवर्धन माध्यम है और उसमें 2 चीज ले रहे हैं, एक रेडियोएक्टिव सल्फर और दूसरा क्या?
क्या ले रहे हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, रेडियो एक्टिव सल्फर S35 और रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32 डाला। फिर रेडियो एक्टिव सल्फर ने सल्फर युक्त अमीनो अम्लों से संबद्ध होकर यानी कि उससे जुड़कर जीवाणुवीय प्रोटीन का निर्माण किया। यानी कि जो रेडियोएक्टिव सल्फर है यह सल्फर युक्त अमीनो से जुड़कर किसका निर्माण किया, जीवाणुवीय प्रोटीन का निर्माण किया, जीवाणु प्रोटीन का निर्माण किया। वहीं पे जो फास्फोरस था, रेडियोएक्टिव फास्फोरस है, यह न्यूक्लियोटाइड से संबंध होकर किसका निर्माण किया, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए का निर्माण किया। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा एग्जामिनर नंबर देगा 3 नंबर, ठीक ना। फिर तीसरे पॉइंट में हर्ष एवं चेज ने फिर जो T2 जीवाणु भोजी को 2 संवर्धन माध्यमों में प्रविष्ट कराया। फिर हर्ष एवं चेज ने क्या किया कि जो T2 जीवाणु भोजी था उसको 2 संवर्धन माध्यम में क्या कराया, प्रविष्ट कराया। दोनों ही स्थिति में प्राप्त विषाणु संततियों का परीक्षण किया गया। यानी कि जो T2 जीवाणु भोजी था उन दोनों को संवर्धन माध्यमों में डाला गया और फिर दोनों से जो प्राप्त स्थिति थी उन विषाणुओं के संततियों पर क्या किया, परीक्षण किया। विषाणु के जीवाणु में गुणन करने के कारण 2 प्रकार के विषाणु प्राप्त हुए। यानी कि जो विषाणु के जीवाणु T2 थे उसको जब डाला गया और उसमें क्या हुआ कि 2 कारक यानी कारण से, यानी जब हम लोग विषाणु के जीवाणु को गुणन करने के बाद यानी जब उन्होंने क्या किया कि T2 जीवाणु भोजी को संवर्धन माध्यम संवर्धित कराया तो गुणन करने के बाद 2 प्रकार के जीवाणु प्राप्त हुए। सबसे पहला एक जिसमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन था और दूसरे में जिसमें रेडियोएक्टिव डीएनए था। एक में रेडियोएक्टिव प्रोटीन था और दूसरे में क्या था आपका, रेडियोएक्टिव डीएनए था। क्लियर है। फिर चौथा पॉइंट, प्रत्येक प्रकार के जीवाणु भोजियों को फिर सामान्य जीवाणु युक्त संवर्धन माध्यम में प्रविष्ट कराया गया। कुछ समय पश्चात इस निलंबन को सेंट्रीफ्यूज में 1000 आरपीएम पर चक्कर पर मत कर खाली प्रोटीन खोल यानी कि कैप्सिड को पृथक कर दिया गया। यानी कि फिर इस प्रकार के जो जीवाणु भोजित हो, जो जीवाणु भोजियों को फिर से सामान्य जीवाणु युक्त संवर्धन माध्यम में डाला गया और कुछ समय तक जो निलंबन को सेंट्रीफ्यूज में 1000 आरपीएम पर मत कर खाली प्रोटीन खोल को क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। और अपकेंद्रण, फिर देखिए यहाँ पे अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूज को क्या कहते हैं, अपकेंद्रण कहते हैं, करने पर भारी व संक्रमित जीवाणु नीचे बैठ गए व ऊपर के द्रव में हल्के प्रोटीन खोल रह गए और जो संक्रमित जीवाणु तो क्या बैठ गए, वो नीचे बैठ गए तली पर और जो द्रव थे, हल्के द्रव थे, वो प्रोटीन के खोल पर ही रह गए थे। अब देखिए नीचे क्या लिखा गया, इसके पढ़ने के लिए हम इसको हाइड कर लेंगे। फिर दोनों जीवाणु परीक्षण पर उन्होंने पाया कि चिन्हित प्रोटीन युक्त विषाणु जीवाणु को चिन्हित करने में असमर्थ थे और डीएनए युक्त विषाणु जीवाणु को चिन्हित करने में सक्षम थे। इससे सिद्ध हो गया कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, एक डीएनए है, न कि एक क्या है, प्रोटीन है। बस आपको यही छाप कर बोर्ड में चले आना है और आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं एक बार इसको ऊपर कर दे रहा हूँ और फिर मैं नीचे कर दे रहा हूँ। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नीचे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, फिर यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और इसको रट डालिए भाई साहब, इसको आप लोग रट डालिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे, क्योंकि उतना आप टाइम नहीं बचा है क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम आ गया है, तो नहीं तो इसको और विस्तार से हम समझाते, लेकिन इसको रट डालिए। काफी इंपॉर्टेंट वाला ये टॉपिक है, क्वेश्चन है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।